आज जब भी हम साइंस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो उसमें एथिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसी एथिक जिससे हम किसी भी तरह से एक इंसान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्म ना करें। बट आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहाँ एथिक्स तो दूर बट इंसानों को जानवरों की तरह कैद करके उन पर ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं और फिर उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। आज जिस 4 एक्सपेरिमेंट की हम बात करने वाले हैं उसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसको जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 4 मोस्ट ब्रूटल एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। नंबर 4, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को 1947 में सोवियत यूनियन द्वारा कंडक्ट किया गया था, क्योंकि वो एक ऐसे इंसानी शरीर बनाना चाहते थे जो बिना सोए अपने काम को फुल्ली पोटेंशियल पर कर सके। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता तो वो इस केमिकल को अपने सोल्जर्स को दे देते, जिससे वो बिना सोए लगातार एक वॉर में लड़ाई कर सकते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए उन्होंने 5 प्रिजनर्स को चूज किया और उन्हें 5x5 के सेल में डाल दिया, जो कि बाहर से एक छोटे से विंडो द्वारा मॉनिटर किया जा सकता था। सेल के अंदर जाते ही उन प्रिजनर्स को गैस के फॉर्म में वो सीक्रेट केमिकल रिलीज किया गया जो उन्हें लंबे समय तक जगाए रखती, और उन्हें झूठी दिलासा देने के लिए ये बोला गया कि अगर वो अगले 30 दिन तक जगे रहते हैं तो उन्हें फ्री कर दिया जाएगा। शुरुआत के 3 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है, बट चौथे दिन वो प्रिजनर्स अपने ट्रॉमा और अपने वॉर में हुए मिस हैपनिंग के बारे में बात करने लगते हैं। 5वें दिन उनमें साइकोसिस के सिम्टम्स दिखने लगे और वो माइक्रोफोन में आके उल्टी सीधी बातें करने लगे। कुछ दिन तक तो यही चलता रहा, बट 9वें दिन रशियन साइंटिस्ट को वो देखने को मिला जो आपके होश उड़ा देंगे। उन 5 में से एक प्रिजनर पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे उसकी वोकल कॉर्ड फट गई। अगले कुछ दिन तक तो यही चलता रहा, फिर अचानक से 13वें दिन उस रूम में पूरी तरह से शांति हो गई। इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के रिसर्चर ने उस रूम में ये अनाउंसमेंट किया कि वो अंदर आ रहे हैं माइक्रोफोन को चेक करने के लिए, और अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो उनमें से एक प्रिजनर को आज़ाद कर दिया जाएगा। जिसके रिप्लाई में अंदर से एक आवाज़ आती है, वी नो लॉन्गर वॉन्ट टू बी फ्रीड। ऐसा लग रहा था कि वो प्रिजनर उस केमिकल को लेकर अब एडिक्टेड हो चुके हैं, जिसे चेक करने के लिए 15वें दिन साइंटिस्ट ने उस रूम में क्लीन एयर को इंजेक्ट किया, जिसके रिस्पॉन्स में अगेन वो सारे प्रिजनर इस हद तक चिल्लाने लगे जिससे उनकी वोकल कॉर्ड्स बाहर आ गए। कुछ दिन बाद जब रिसर्चर ने अंदर जाने का फैसला किया तो उन्होंने वो देखा जिसका उन्होंने दूर दूर तक एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। वो सारे सब्जेक्ट्स ने खुद को म्यूटिलेट कर रखा था और उनके बॉडी के ऑर्गन्स जमीन पर पड़े हुए थे। पूरा फ्लोर खून और मांस के टुकड़े से भरा हुआ था, और तो और उन 5 में से एक प्रिजनर की उस चैम्बर में ही मौत हो गई। इस एक्सपेरिमेंट ने उन प्रिजनर्स को एक तरह का ज़ॉम्बी बना दिया था, और बाद में जब उन बचे 4 प्रिजनर को ट्रीट किया गया तो पता चला उन पर एनेस्थीसिया का कोई असर नहीं हो रहा। कुछ दिन बाद जब वो प्रिजनर्स अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रहे थे तो उनमें से एक प्रिजनर का आखिरी वर्ड ये था, सो नियरली फ्री। इस बेरहमी को देखते हुए वहाँ के कमांडर ने एक रिसर्चर को ऑन स्पॉट शूट कर दिया उसकी बेरहमी की वजह से, और तभी ये एक्सपेरिमेंट बंद हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, यूनिट 731। वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को मजबूर किया था बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए। सो जब भी हम बायोलॉजिकल वेपन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला नाम नाजीज़ का आता है। बट आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि नाजीज़ आर नॉट द ओनली वन जिन्होंने इस पर काम किया था। जिस एक्सपेरिमेंट की हम बात करने वाले हैं उसे 1938 में जापानीज आर्मी द्वारा वॉर प्रिजनर्स पर कंडक्ट किया गया था। यूनिट 731 का पर्पस ये जानना था कि एक ह्यूमन बॉडी कितना कुछ झेल सकती है, सो दैट जापानीज आर्मी अपने सोल्जर्स को उस पोटेंशियल पे ट्रेन कर सके। इसी चीज़ को जानने के लिए उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, जिसमें पहला था फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग। किसी भी वॉर में वहाँ का मौसम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए वहाँ के साइंटिस्ट प्रिजनर्स को बाहर ठंड में ले जाते हैं और उन्हें तब तक वहाँ पर रखते जब तक उन्हें फ्रॉस्ट बाइट ना हो जाए। ज़रूरत पड़ने पर वो उन्हें बर्फीली ठंड में पानी से भिगा भी देते हैं। जब ये कंफर्म हो जाए कि प्रिजनर को फ्रॉस्ट बाइट हो गया है तो वो उन्हें कैंप में ले आकर उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें या तो वो उस पार्ट पर खौलता हुआ पानी डाल देते हैं या फिर जलती हुई आग में छोड़ देते हैं, और अगर ये भी कम है तो वो उनके फ्रोज़न हाथ को किसी हथौड़े से क्रश कर देते हैं, सो दैट वो उनके फ्रॉस्ट बाइट की इंटेंसिटी जान सकें। विविसेक्शन। जापानीज रिसर्चर को ये भी जानना था कि वॉर में एक इंजर्ड सोल्जर को कैसे बेहतर ढंग से ट्रीट किया जा सके। इसी चीज़ को जानने के लिए वो विविसेक्शन का यूज़ करते थे, जिसमें वो जिंदा प्रिजनर को बिना एनेस्थीसिया दिए
उन पर ऑटोप्सी परफॉर्म करते थे और उनकी सर्जरी कर डालते थे। इनमें से कुछ प्रिजनर तो सिर्फ दर्द और लॉस ऑफ ब्लड की वजह से मर जाते थे और कुछ प्रिजनर के वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करके ये एग्जामिन किया जाता था कि कोई भी डिजीज़ लिव इन ऑर्गन पर कैसे काम करती है। डिजीज टेस्ट। इस टेस्ट में डॉक्टर प्रिजनर्स की बॉडी में सिफिलिस इंजेक्ट कर देते थे, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। अब क्योंकि ये एक एसटीडी है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलता है, सो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए उन मेल प्रिजनर्स को गन पॉइंट पे विमेन प्रिजनर्स को रेप करने के लिए बोला जाता, सो दैट डॉक्टर्स ये जान पाएँ कि एसटीडी किस हद तक फैल रहा है। इसी तरह से ये बेरहमी चलती रही और फिर ईयर 1945 में यूनिट 731 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और जो प्रिजनर्स बच गए थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, द टेरिफाइंग ट्विन एक्सपेरिमेंट। अगर हम ब्रूटल एक्सपेरिमेंट की बात करें और उसमें नाजीज का नाम ना आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जोसेफ मेंगले द्वारा कंडक्ट किया गया था ट्विन्स पे, और इसका पर्पस ट्विन्स के पीछे की मिस्टीरियस जेनेटिक्स को जानना था। जोसेफ दिखने में तो एक शांत और सरल स्वभाव का इंसान था, बट नो वन नोज द एविल फेस बिहाइंड हिज इनोसेंस। उसके इस एक्सपेरिमेंट में लगभग 3000 ट्विन्स को शामिल किया गया था, जिसमें से सिर्फ 200 आखिरी तक सर्वाइव कर पाए, वो भी किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ। जोसेफ ने ट्विन्स पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। फॉर एग्जाम्पल, ट्विन ब्लड ट्रांसफ़र। वो एक ट्विन का ब्लड दूसरे ट्विन की बॉडी में ट्रांसफ़र करके उनकी बॉडी को तब तक मॉनिटर करता था जब तक उनकी डेथ ना हो जाए। इंजेक्टेड आइज़। जोसेफ ट्विन्स की आइज़ में ब्लू इंक इंजेक्ट कर देता था क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से वो उन्हें आर्यंस में कन्वर्ट कर देगा, बट इसके रिजल्ट में या तो वो ट्विन्स पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं या फिर उनका विजन पार्शियल हो जाता। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजीज़ इंजेक्ट एंड ऑटोप्सी। जोसेफ ट्विन्स की बॉडी में डेडली वायरस जैसे HIV और कुछ डिजीज़ को इंजेक्ट कर देता था और फिर ट्विन्स को ऑब्जर्व करता था कि उनकी बॉडी इन डिजीज़ को कैसे झेल रही है। ज़रूरत पड़ने पर वो उनको ऑटोप्सी भी कर देता था, वो भी उन्हें बिना एनेस्थीसिया दिए। इन सारी चीज़ को सुनने के बाद आप सोच सकते हो कि इन ट्विन्स पर क्या बीती होगी। इसी चीज़ को देखते हुए बाद में जाके जोसेफ का नाम एंजल ऑफ डेथ रख दिया गया। एंजल इसलिए क्योंकि छोटी उम्र के ट्विन्स उसे एक एंजल की तरह समझते थे जो शुरू शुरू में उन्हें कैंडी दिया करता था, और डेथ इसलिए क्योंकि बाद में जाके वही अपने पागलपन की वजह से उनकी जान ले लेता। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जॉन वॉटसन्स क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर आप एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपने क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक तरह की कंडीशनिंग है जिसमें हम किसी स्टिमुलस का यूज़ करके किसी ह्यूमन या फिर किसी एनिमल में न्यू हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत 1920 में जॉन वॉटसन के द्वारा एक 8 महीने के बच्चे पे की जाती है जिसका नाम एल्बर्ट रखा गया। कंडीशनिंग से पहले एल्बर्ट को एक वाइट रैट से एक्सपोज किया जाता है, जिस पर एल्बर्ट उस वाइट रैट को देखकर कोई भी फियर शो नहीं करता, बल्कि वो उसके साथ खेलने लगता है। और यहीं से इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस हमारे सामने आता है। वॉटसन एल्बर्ट को इस तरह से कंडीशन करना चाहता था कि वो फ्यूचर में जब भी वाइट रैट को देखे उसमें एक फियर पैदा हो। कंडीशनिंग के दौरान अब जब भी एल्बर्ट के सामने वाइट रैट को भेजा जाता तो बैकग्राउंड में एक बहुत ही नॉइसी और इरिटेटिंग साउंड बजता, जिसे सुनकर एल्बर्ट रोने लगता। इस प्रोसेस को कई बार रिपीट किया जाता है, और जब जब एल्बर्ट उस वाइट रैट के साथ खेलना चाहता तब पीछे बैकग्राउंड में वो इरिटेटिंग और नॉइसी साउंड बजता, बट जैसे ही वो रैट वहाँ से हटा दिया जाता वो नॉइस भी बंद हो जाता और साथ में एल्बर्ट का रोना भी। कंडीशनिंग के बाद एल्बर्ट ना सिर्फ वाइट रैट बट किसी भी फरी और फ्लफी ऑब्जेक्ट को देखकर रोने लगता, इवन इफ देयर इज नो साउंड इन द बैकग्राउंड। और इस तरह से वॉटसन और उसकी टीम अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल रही और उन्होंने एल्बर्ट के अंदर एक डर पैदा कर दिया वाइट फरी ऑब्जेक्ट्स को लेके। ये तो रही एक्सपेरिमेंट की कहानी, बट असली रिजल्ट हमें बाद में जाकर देखने को मिलता है। वॉटसन और उसकी टीम एल्बर्ट को उसी तरह से छोड़ देती है और इग्नोर कर देती है। बड़े होने के साथ साथ एल्बर्ट का डर और भी बढ़ता जाता है और उसकी पर्सनैलिटी एबनॉर्मल हो जाती है। 7 साल की उम्र तक एल्बर्ट की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोसिफेलिया, जो कि एक ब्रेन डिजीज़ है। इस एक्सपेरिमेंट को आज तक साइकोलॉजी जगत में एक अनएथिकल एक्सपेरिमेंट की तरह देखा जाता है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रूटल एक्सपेरिमेंट जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, एंड आई एम श्योर ये आपको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर किया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाके ये बताएं कि आपके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा भयानक।